हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आगे पॉइंट। तो चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑलरेडी आपकी सीरीज चल चुकी है जो टीचिंग एप्टीट्यूड की है। तो अब मैं 11 का आंसर दूंगी जो मैं पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चंस पूछी थी। इसी तरीके से आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपका आंसर कमेंट में आपको देना है। ठीक है, गलत हो या सही उससे डरिए मत। गलत होगा तो कोई बात नहीं, आपको सही पता चल जाएगा। अगर सही होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार फॉलो जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। नीचे नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देखिए। आपको सारे के सारे इंस्टा के, आपको टेलीग्राम के सारे, टेलीग्राम पे आपको हर PDF सबसे पहले प्रोवाइड होती है, तो वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई छात्र आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। क्या बोलेंगे? तो तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। इसका संभावित कारण क्या होता है? विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण के कौशल में परिपक्व ना होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, बी और सी दोनों। तो आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? तो आपने सोच लिया होगा आंसर। तो आंसर देखते हैं कि क्या है। तो आंसर है डी, यानी कि बी और सी दोनों। जाहिर सी बात है कि बहुत नॉलेज होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। अगर पढ़ा भी ले तो उन्हें समझ नहीं आता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बहुत कम पढ़े लिखे ही होते हैं, लेकिन उनमें समझाने की कला होती है। देखिए, कोई सब्जेक्ट ऐसे, हर कोई इंसान हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता। कोई सब्जेक्ट ऐसे है कि आपको हमसे समझ में आएगा, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी है जो आपको हमसे ना भी समझ में आए। तो कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में अगर 100% हो जाता तो फिर ऑलराउंडर ही वो कहलाता। तो फिर दूसरे टीचर खोजने की ज़रूरत ही नहीं होती। भारतीय समाज में नैतिक के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। क्या है आंसर? बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, आपने आंसर दे लिया होगा तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, अध्यापक अपना दायित्व नहीं निभा सकते हैं, नहीं निभा पाते हैं। इसलिए जैसे कि आप बोल दिए कि हाँ मैं आज क्लास लूंगा, बट आज क्लास नहीं लेते हैं। मेरी तरह आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर मुझे कुछ काम होता है तो ही मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो इस तरीके से वो अपना दायित्व नहीं निभाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं स्कूल में। तो जो आदमी दायित्व ही नहीं निभाएगा तो फिर समाज में नैतिकता का हास तो बनेगा ना, यानी कमी। हास मतलब क्या होता है? यहाँ कमी हुआ, यानी कि बैड इफेक्ट को दर्शा रहा है। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो क्या छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने में महत्व रखता हो, अपने पद को दायित्व निर्वाहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। वैसे तो मेरे अनुसार आंसर डी होना चाहिए। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो आंसर डी ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे देखिए, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना मूल कारण क्या है? परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, यानी कि परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना है, अनुचित साधनों का प्रयोग करना। अनुचित साधन मतलब समझ लीजिए मोबाइल, आपको ब्लूटूथ, चिप्स वगैरह जिससे आप चीटिंग कर सके, तो वो होता है। तो इसमें क्या है? नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है ये। तो इसलिए यहाँ, चलिए यहाँ देखते हैं, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा करेंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? बी ए टीचर। तो चलिए बताती हूँ कि आप क्या करोगे। तो उसे कानूनी नोटिस दोगे। अब ये नहीं कि उसको जेल में डाल दिए। अगर ऐसा भी ऑप्शन आए तो मत मारना, क्योंकि वो 100% कठोर हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100% अगर हार्ड हो जाता है, स्ट्रिक्ट रूल अपनाता है, तो फिर आप उसे आंसर में मार्क्स नहीं करोगे। फिर यहाँ पे देखिए, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, या ये सभी।
तो यहाँ पे देखते हैं तो ये सभी है। अध्यापक को अपने छात्र पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो देखिए, आप मुझसे कुछ सीख जाते हैं तो दूसरे बच्चे को सिखाने में भी, अगर मान लीजिए कि आप कुछ सीख गए तो ग्रुप में अगर कोई बच्चा पूछता है तो आप जवाब देते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई जवाब तो दे रहा है ना एटलीस्ट। फिर क्या है, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण, अगर कुछ भी नैतिक काम अनैतिक काम हो रहा हो तो आप उसके प्रति क्या है, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। शांतिपूर्ण, ये नहीं कि अब एकदम ले कुटाई, वैसा नहीं करना है। फिर अपने जीवन के आदर्शों पर, यानी कि जो आपका आदर्श है, बेईमानी, कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाता है परीक्षा में तो उसके माँ बाप आपको पैसे देते हैं कि मेरे बच्चे को पास करवा दीजिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करिए, वो आपका आदर्श है। ईमानदारी होती है। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इसका अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए आपका जीवन, बताइए। तो चलिए आइए आंसर देखें। तो पद के गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि वो जिस पद पे है उसके लायक वो होना चाहिए। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, और देखिए यहाँ पे निजी जीवन बोल रहा है। निजी मतलब जो आपका प्राइवेट, अपना जो पर्सनल है उसके बारे में। आप मान लीजिए कि आप अगर रहेंगे प्रिंसिपल और जाकर बाहर में बच्चों से लड़ेंगे क्लास खत्म होने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि बाहर में बच्चों के साथ लड़ेंगे तो क्या वो आपको शोभा देगा? नहीं ना। इसलिए आपका निजी जीवन भी आपके क्या है, पद के अनुसार ही होना चाहिए। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, छात्रों को उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों को क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार के प्रमुख बनाने की क्षमता, ये सभी। तो चलिए आंसर देखते हैं। छात्रों को क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता शिक्षण अभिरूपी का एक क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है। फिर यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये तो आपको पहले ही आंसर यहाँ पे इन्होंने टिक कर दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। अच्छा शिक्षण प्रकार ये क्या है, मतलब कि अच्छा शिक्षक का के प्रकार क्या है? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। आज मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगी जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे कंप्लीट करने हैं। क्या है? शिक्षण के व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का अच्छा शिक्षण का प्रकार है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न किया जा सकता है क्या? विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ये सभी। चलिए यहाँ पे आपका आंसर आ चुका होगा, तो आंसर देखती हूं मैं क्या है। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, यहाँ पे क्या है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क संगत। देखिए तर्क मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट, इंग्लिश में इसका कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। देखिए जैसे कि अब है कि पहले लोग कहते हैं ना मुर्गी आया या अंडा, आज तक इसका जवाब नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। साइंस सेंटर में अगर आप जाते हैं तो वहां पे एक नल को आपने देखा होगा कि ना तो उस नल में पाइप है ना ही कुछ है, लेकिन फिर भी वो पानी आते रहता है। आखिर क्यों? तो यही आपका होता है भाई, क्यों, यही क्यों आपके सवालों का जवाब देता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है? आपके मानसिक का विकास होता है, मानसिक बुद्धि का। एक कॉलेज में अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती हैं, पाठ्यक्रम समय से पूर्व करा देती हैं, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि आप पूछो, क्या पूछना है बोलते हैं ना, तो पूछो, यही पूछो पूछो के चक्कर में बच्चा बहुत चीज सीखता है। फिर यहाँ देखिए, एक प्रभावी सूचकांक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार के माध्यमों का चयन करेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाएंगे, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, संचार के उद्देश्य क्या करेंगे? निर्दिष्ट करेंगे। फिर क्या है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों से आप कैसा प्रश्न पूछेंगे? तो छात्रों से आप कैसा प्रश्न पूछेंगे? यहाँ पे देखिए, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, फिर क्या है उस पाठ से संबंधित जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित उपरोक्त सभी। कैसा प्रश्न पूछेंगे आप? तो उपरोक्त सभी, यानी कि जो भी चीज किया जा रहा है, जैसे कि आपको मैं जितना करवाती हूँ उन चीजों का टेस्ट लेती हूँ ना, तो बिल्कुल उस सभी का ही क्वेश्चन हम पूछेंगे। चलिए ठीक है।
चलिए, तो ये 25 हो गए। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार आप फॉलो जरूर करें, यानी कि सब्सक्राइब जरूर करें। अगर करंट अफेयर सुनना चाहते हैं तो मेरे खबरी स्टूडियो को, जो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, वहां भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब बारी आती है क्वेश्चन पूछने की। निम्न में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मैकाले ने, कोठारी ने। दूसरा क्वेश्चन है, अध्यापक बनने के बाद विचारा अनुसार हर अध्यापक के घर में पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजाया हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, ये सब है। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे और इसका आंसर आपको कल सुबह 8 बजे फिर पता चलेगा, जैसे आज में आपको पता चलता है उसी तरीके से। तो चलिए, आपसे मैं विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।